स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हम हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो हेलो एरीन वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर चुके थे। हेलो एरीन हेलो एल्केन चैप्टर में कुछ छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बचे हुए हैं, उनको आज हम इस महत्वपूर्ण लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे डीडीटी, बीएचसी और साथ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिन्हें हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और उनके प्रकार और उससे संबंधित जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं उनको यहीं पर सोल्व कर लेंगे। तो इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम तीन बड़े टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की इस पहले टॉपिक से, जिसका नाम है डीडीटी। ये सुनने में बहुत आता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग इसे डीटी करके कहते रहते हैं और मेनली आपने देखा होगा खेती में जो किसान है उनके द्वारा इसको बड़ा यूज किया जाता है। डीटी इसको कहते हैं, लेकिन डीडीटी इसका पूरा नाम और इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसको मैं आपके लिए लिख देता हूं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। भाई डी से डाइक्लोरो हो गया, डी से डाइफेनिल हो गया, फिर टी से ट्राइक्लोरो और एथेन। बाकी आप देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है, माने खरपतवार नाशक और कीटनाशक है। बहुत ज्यादातर इसका यूज खेती में होता रहा। वैसे आपने देखा होगा जब मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है तो प्रशासन द्वारा इसका छिड़काव भी आपके आसपास गली मोहल्ले में नालियों वगैरह में किया जाता है। तो डीडीटी एक बहुत अच्छा कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और खरपतवार नाशक माने पेस्टिसाइड है और बहुत ज्यादा ये पॉपुलर फार्मिंग में, खेती किसानी में ये रहता है। तो देखिए ये हमारे सिलेबस में हेलो एरीन वाले चैप्टर में है। तो डीडीटी का देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्लोरोबेंजीन माने जो हेलो एरीन है हमारा, वो क्लोरोबेंजीन के आपने दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं, दो अणु लेने होते हैं। ये रहा क्लोरोबेंजीन, इसके हमने दो अणु ले लिए, इधर Cl, और क्लोरोबेंजीन को ऐसे लिटा के इसलिए लगाया है जिससे रिएक्शन लिखने में और आपको समझने में आसानी रहे। तो ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु आपने लिए हैं, दो मॉलिक्यूल, और इसका रिएक्शन आपने कराना होता है क्लोरल से, ट्राइक्लोरोएस्टेडियाइड, जो कि मैंने आपको क्लोरोफॉर्म बनाने के टाइम पर आया था। और क्लोरल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CCl3CHO, CCl3CHO, ये क्लोरल होता है एक्चुअल में। लेकिन इस क्लोरल को आप इस टाइप से लिखिए रिएक्शन समझने के लिए, इसके CHO को इस टाइप से लिख लेते हैं और CCl3, CCl3CHO, तो मैंने CCl3 ऐसे लिख लिया, CHO को इस टाइप से लिख लिया। तो देखिए होता क्या है कि आपको पता ही है कि हेलो एरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो वाला H और पैरा वाला H रिएक्शन में पार्ट लेगा, तो लेकिन रिएक्शन के लिए हम पैरा वाला H लिख देते हैं। पैरा प्रोडक्ट, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो ऑर्थो प्रोडक्ट की तुलना में 80% ज्यादा बनते हैं। माने पैरा प्रोडक्ट, जो पैरा उत्पाद होते हैं वो 80% ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए पैरा वाले रिएक्शन को मैं केवल लिख दे रहा हूं। तो ये वाला H इस O के साथ H2O बना के बाहर जाते हैं। माने ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है क्लोरोबेंजीन की एक रिंग का पैरा वाला हाइड्रोजन, क्लोरोबेंजीन के दूसरे अणु के पैरा वाला हाइड्रोजन क्लोरल के इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। अब यहां से वैलेंसी कम हुई, यहां से वैलेंसी कम हुई, इस कार्बन की दो वैलेंसी कम हुई, तो ये बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाने वाला है। तो ये क्या बन रहा है, देखिए जैसे यहां लिखा है वैसे लिखा मैंने, ये Cl, ये दूसरा वाला क्लोरोबेंजीन का Cl ये रहा, और यहां पर ये जो दो वैलेंसी, माने यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, तो एक वैलेंसी यहां से, एक वैलेंसी यहां से, लेकिन इस कार्बन के पास से ऑक्सीजन दो वैलेंसी लेके गया है, तो ये इस टाइप से अटैच हो जाएगा, माने CH, और ये CCl3 है ही प्लस H2। ठीक, तो देखिए कैसे इसका नाम डीडीटी पड़ा वो मैं बता देता हूं। देखिए कितने क्लोरो हैं, दो क्लोरो हैं, तो डाइक्लोरो, ये कितने फिनाइल हैं, दो, तो डाइफेनिल। इसके बाद ये कितने क्लोरो हैं, तीन, तो ट्राइक्लोरो। और ये कितने कार्बन है, एक, दो, दो कार्बन है, तो इनको दो कार्बन को क्या बोलते हैं आप, इथेन बोलते हैं।
तो ये हुआ डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन को बोलेंगे इथेन। शॉर्ट में इसी को आप DDT बोलते रहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में DDT को बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और DDT के फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, और DDT के उपयोग, यूजेस भी कई बार लिखने के लिए आ जाते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसके बाद मैं आपके लिए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस लिख दूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये समझिए आप, ये हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज, माने क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैंने क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते टाइम इसको वहां इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं आप उसमें मिस कर दें, तो इसलिए मैंने एक अलग लेक्चर में ही DDT से इसको स्टार्ट किया है, इस लेक्चर को। तो DDT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो DDT देखिए कैसे बन रहा है। क्लोरोबेंजीन आपने लिया है, 2 मोलिक्यूल क्लोरोबेंजीन, और इसको थोड़ा लिटाकर इसलिए लिखा है रिएक्शन समझाने के लिए, जिससे पैरा पोजीशन पर सीधे दिख रहा है। आपको पता है ऑर्थो पर भी रिएक्शन होगा, लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट लिखने में प्रॉब्लम भी आएगी और कम भी बनता है, पैरा 80% ज्यादा बनता है। तो पैरा पोजीशन वाला एक एच यहाँ से और एक एच यहाँ से इस O के साथ गया, 2 वैलेंसी कम हुई, दोनों अटैच हो गए, और क्यों इसका नाम DDT होता है वो भी आपको समझ में आ गया। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस लिख देता हूं, फिर उनको समझाता हूं। बात करते हैं DDT के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उपयोग, जो कि मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो DDT है वो सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जल में थोड़ा कम घुलता है, ठीक है ना। और ये बहुत शक्तिशाली कीटनाशक है, जो हमारी फसलों को या जैसे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, जब बहुत ज्यादा इनका प्रकोप फैलता है तो उनको मारने में भी इसका यूज होता है। ये जैव अपघटनीय नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसका खेतों में छिड़काव किया है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के रूप में, तो आप ये समझिए कि ये खेतों में बना रहेगा, इसका अपघटन नहीं होता है। इसलिए आपको देखने में आता है, कहते हैं कि फसलों के माध्यम से, जैसे धान गेहूं आप जो भी उगा रहे हैं और फिर वो उनका सेवन करते हैं भोजन के रूप में, तो आप देखेंगे सब्जियों वगैरह जहां भी इसका छिड़काव हो रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता। DDT टूटता ही नहीं है, निम्नीकृत नहीं होता, और वो फसलों के माध्यम से भोजन के रूप में हमारे शरीर तक पहुंचता है, जीव जंतुओं के शरीर तक पहुंचता है, और उससे क्या होता है, बहुत सारी हानिकारक बीमारियों का ये कारण बन रहा है। अगर हम बात करें DDT के उपयोग, यूजेस ऑफ DDT की, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं जब से DDT स्टार्ट हुआ है कि DDT एक कीटनाशक की तरह उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली कीटनाशक है और सस्ता भी है। साथ में ये खरपतवार नाशक की तरह भी यूज होता है, मतलब पेस्टिसाइड के रूप में। फिर दूसरी बात है, ये मच्छर और मक्खियों को मारने में भी उपयोग में लाया जाता है। तो इस टाइप से आप इसके DDT के जो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो उपयोग हैं वो आप नोट कर लीजिए। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में संक्षिप्त टिप्पणी DDT के ऊपर लिखने के लिए आ जाती है, या कई बार केवल DDT को बनाने का मेथड आ जाता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए DDT के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है BHC, जिसको हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन 666, इंग्लिश में है ये लिखा हुआ। और आपको पता ही है कि जो हम हिंदी में लिख देते हैं वो इंग्लिश के वर्ड को हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो वो इंग्लिश के वर्ड ही। तो देखिए इस बार क्या है, इसको 666 क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने बेंजीन लेना है, और बेंजीन में आपको पता है रिंग होती है, लेकिन इस बार मैं डबल बॉन्ड शो कर रहा हूँ, रीजन नहीं बताऊंगा। इसका आपने क्लोरीन से रिएक्शन कराना है, लेकिन इस बार बेंजीन को रिएक्ट कराना है H माने सूर्य के प्रकाश में, इन द प्रेजेंस सनलाइट। तो क्या होगा, सारे के सारे क्लोरीन जो कार्बन लगे हैं, बेंजीन 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, उन 6 की 6 पोजीशन पर लग जाएंगे कार्बन के पास हैलोजन। तो पहले से हाइड्रोजन तो लगे ही हैं कार्बन के पास, ये देखिए बेंजीन ही है। कभी आप इसके सारे हाइड्रोजन को ऐसे लगा देखकर बड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि पता नहीं क्या ही जो बना दिया मैंने। तो ये क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा सूर्य के प्रकाश में, तो बेंजीन एक एरोमेटिक और एरोमेटिक रिएक्टिव होते हैं, और सूर्य के प्रकाश में रिएक्टिव उनकी जो क्रियाशीलता है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उस वजह से ये क्लोरीन एक एक कार्बन पर एक एक लग जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा, और कुछ इस टाइप से आपको कंपाउंड मिलने वाला है। हाइड्रोजन लगा था, क्लोरीन लग गया, हाइड्रोजन लगा था, क्लोरीन लगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। कैसे, बेंजीन से बना है, 6 Cl लगे हैं, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। इसको 666 इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए इसमें 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है और 6 ही क्लोरीन है, तो इसलिए इसको 666 बोल देते हैं। गैमेक्सीन इसका कॉमन नेम, साधारण नाम है।
तो ये आपका BHC को, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बनाने का एक इम्पोर्टेंट, यही एक इकलौता मेथड है। इसके अगर यूज की बात करें तो देखिए ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, और बहुत ज्यादा ये खरपतवार नाशक भी है, एक महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड है। आपको मैं DDT में बता दूं, थोड़ा मैंने ऐसा कह दिया था कि DDT पेस्टिसाइड की तरह यूज में आता है। देखिए DDT इंसेक्टिसाइड तो है, लेकिन पेस्टिसाइड के रूप में डायरेक्ट तो यूज नहीं होता, उसकी सहायता से पेस्टिसाइड बनते हैं। लेकिन BHC अपने आप में एक पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है, खरपतवार नाशक है, जो घास वगैरह है, जो फसलों के साथ बहुत सारे ऐसी चीजें उगाती हैं उनको नष्ट करने का ये काम करता है। और फिर थर्ड में लिखा भी है इंपॉर्टेंट बात, 1 नंबर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, DDT, यह DDT से श्रेष्ठ है, BHC सुपीरियर देन DDT, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सस्ता है, चीप है, और बहुत ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। माने जो BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो DDT से ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है और सस्ता है उससे। और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड माने कीटनाशक और खरपतवार नाशक की तरह, दोनों की तरह ये यूज में आता है। तो इसको, इस टॉपिक को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कोई से भी इनमें से पूछे जा सकते हैं, या दोनों के यूजेस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करेंगे और उसके टाइप्स की बात करेंगे। तो इसको आप पहले नोट कर लें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको हम शॉर्ट में SN अभिक्रिया या SN रिएक्शन बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN रिएक्शन, तो हालांकि मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। तो देखिए इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप 9th 10th 11th में बहुत ज्यादा पढ़ते और सुनते हैं, लिखते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार में आप सुनते हैं कि योग अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शन होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं, पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण होती हैं, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं होती हैं। इस टाइप से टाइप्स ऑफ रिएक्शन करके आप बहुत सारे पढ़ते हैं। उनमें से जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसके भी टाइप होते हैं। उसमें भी जो प्रतिस्थापन है, जो रिएक्शन का होना है, वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अगर होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा अगर होता है, तो उनको हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो पहली बात तो क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो बहुत सारे टाइप हैं, योग, प्रतिस्थापन, विलोपन, उनमें से प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को उठाया। उन प्रतिस्थापन में माने सीधा सीधा होता था ना प्रतिस्थापन में, कि कोई एक दूसरे को हटाता है और उसकी जगह लग जाता है, उनको तो प्रतिस्थापन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वो जो प्रतिस्थापन है, वो जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होगा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा, उसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जांपल की बात करते हैं, डेफिनेशन में आपको बाद में समझाता हूं। सपोज कीजिए चूंकि हम हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हेलोएल्केन की बात मैं करूंगा। ये हेलोएल्केन है, इसमें जो ये हेलोएल्केन में हेलोजन परमाणु है, हेलोजन एटम है, ये अगर नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा हटे, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक हुआ ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नाभिक स्नेही हो सकता है कुछ को ना पता हो कि नाभिक स्नेही किसे बोलते हैं आप, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, जिसे आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मैं शॉर्ट में कई बार ऐसे लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, ये माइनस इसलिए लगा देता हूं क्योंकि इस पर माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर NU, न्यूक्लियोफाइल में N माइनस की, जो नाभिक स्नेही है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, तो इसको रुकाकर पहले यही बात कर लेते हैं। देखिए जैसे सपोज कीजिए QH है, तो QH जिससे भी रिएक्शन करेगा तो इसके दो पार्ट होंगे, एक प्लस और एक माइनस वाला। तो जो प्लस वाला पोर्शन होता है, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्यों? क्योंकि जिस पर पॉजिटिव है तो वो माइनस वाले को चाहेगा, माइनस माने इलेक्ट्रॉनों को चाहेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल, फाइल माने होता है लविंग स्पीसीज, चाहने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला हो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कौन चाहेगा? जो पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है, ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये किसको चाहेगा? जो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कौन होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो माने न्यूक्लियस को जो चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं, नाभिक स्नेही बोलते हैं। तो इसलिए ये मैंने लिखा नाभिक स्नेही। ये सब 11th क्लास के जो लेक्चर हैं उनमें आप सीख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। जो सेकंड बुक होती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो वहां पर ये सब चीजें आती हैं कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे
जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसको इलेक्ट्रोफाइल और जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसको पॉजिटिव चाहिए होता है, उसको न्यूक्लियस चाहिए होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ये लिखा मैंने नाभिक स्नेही। तो आप सपोज कीजिए कि ये रिएक्शन सपोज के कीजिए होगा इस टाइप से कि OH X की जगह आ जाएगा और हैलाइड जो है वो बाहर होगा, मींस ROH और ये X माइनस बाहर। कैसे हुआ बाहर? क्योंकि आपको पता है कि ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। CX बॉन्ड का नेचर मैंने सब देखिए कितने अच्छे से आपको पढ़ाया है। आपको पता है कि इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हैलाइड की थोड़ी ज्यादा होती है विद्युतात्मकता, इसलिए इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। और ये OH माइनस, अब इसको कैसे रिप्लेस करता है वो तो हम इसके टाइप्स में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि ये यहां से अलग होता है और OH वहां पर लगता है। तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा ये प्रतिस्थापन हो रहा है। अब कैसे होता है, सीधे क्या इसको हटा लेता है या कभी बैक साइड अटैक करता है, वो तो सब चीजें हम जानेंगे। कुल मिलाकर आप अभी फिलहाल ये समझिए कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा और खुद आके लग जाएगा। और ये देखिए इसको बाहर कर दिया हैलाइड आयन को नेगेटिव के साथ, और ये प्रोडक्ट अल्कोहल बन गया। KOH एक्वस की रिएक्शन आपको याद होगा, ये KOH एक्वस है, K प्लस OH माइनस। तो K को मैं कहता था X के साथ जाएगा, OH लगेगा, लेकिन एक्चुअल में होता ये था कि OH इसको हटाता है, हैलाइड बाहर होता है, खुद आके लग जाता है। तो ये किसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है? नाभिक स्नेही के द्वारा। इसलिए इन रिएक्शनों को क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीधी सी बात, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। माने इसमें एक चीज हट रही है, दूसरी लग रही है, तो वो जो दूसरी चीज जो जिसको हटा रही है, माने ये हटा रहा है, और ये कौन है? नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो प्रतिस्थापन किसकी वजह से हो रहा है? तो जिसकी वजह से हो रहा है वही अभिक्रिया का नाम होगा, रिएक्शन का नाम होगा। तो कौन हटा रहा है? नाभिक स्नेही इसको हटा रहा है, इसलिए इसको हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। आप इसको समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये इसको क्यों हटा रहा है, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मतलब क्या कहना चाहिए, प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, माने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसके कंपेयर में। हैलाइड जो है वो ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये वीक है, दुर्बल नाभिक स्नेही है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, प्रबल नाभिक स्नेही है। तो प्रबल नाभिक स्नेही इसको हटा दे रहा है, दुर्बल वाले को, और ये इसकी जगह जब आ जा रहा है, इसको हटा दे रहा है, तो प्रतिस्थापन तो हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? नाभिक स्नेही की वजह से हो रहा है। इसलिए इसको हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा, तो ये जो बात आ रही है नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापन से संपन्न होती है। माने वे अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, उन्हें हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN रिएक्शन उनको बोलते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम क्रमशः SN1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SN1, और दूसरा टाइप होता है SN2, ये जिसको आप SN2 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं, 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्योंकि वो एक ही मोलिक्यूल में होती हैं, ये एक मोलिक्यूल की वजह से होती हैं, वो बात हम कर लेंगे। SN2 का मतलब होता है बाईमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इनको हम बोलते हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हम SN1 पढ़ेंगे, फिर SN2 पढ़ेंगे। जब आप इसको समझेंगे, फिर इसके आधार पर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे। पहले आप इस टॉपिक को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही क्लियर नहीं है, वो एक बार 11वीं क्लास की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसको आप कॉपी पर नोट करने के बाद स्टार्ट करेंगे हम SN1 रिएक्शन। तो देखिए मैंने आपके लिए जो पहला टाइप है SN1 रिएक्शन, जिसको हम यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, शॉर्ट में उसको SN1 अभिक्रियाएं करके ही बोला जाता है, SN1 रिएक्शन। उसका डेफिनेशन लिखा है, लेकिन इसका डेफिनेशन आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपको समझ आया तो आपको बहुत इजीली ये डेफिनेशन समझ आएगी। मैं यहाँ पर देखिए बात कर रहा हूं, हेलोल्केन चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो हेलोल्केन को ही एग्जांपल लेते हैं। और मैं 3 डिग्री, क्योंकि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री हेलोल्केन ज्यादा देते हैं,
तो यहाँ पर 3 डिग्री वाला एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये मैंने लगाया Cl और यहां पर एक कार्बन लगा लिया है, सपोज कीजिए R, ठीक है, और ऐसे ही एक लगा लिया है R डैश और ये लगा लिया है R डबल डैश। माने हम ऐसा मान ले रहे हैं कि डिफरेंट एल्किल हैं, सेम भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 3 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उस पर जितने कार्बन अटैच होते हैं डायरेक्ट उतना डिग्री होता है। तो इधर एल्किल है, माने कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, तो 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री का हो गया। इसको ऐसे इसलिए लगाया है क्योंकि जब हेलोल्केन इस टाइप से होता है तो कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग 109 डिग्री होता है। चलिए खैर, तो ये 3 डिग्री हेलोल्केन है। अब इसमें ये दोनों जो साइन है ये क्या है, देखिए ये जो लगा है इसको आप बोलते हैं डैश बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि जो एल्किल है ये वाला, ये बिल्कुल बहुत पीछे की तरफ को लगा है, माने हमसे दूर है। और ये जो इसको बोलते हैं बेज बॉन्ड, देखिए ये है सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसके सिंगल बॉन्ड को इस टाइप से जो बेज बॉन्ड है इसको बेज बॉन्ड बोला जाता है। इसको ऐसे इसलिए बनाया जाता है कि इसका मतलब है ये हमारी तरफ को है, हमारे नजदीक है, माने सामने को लगा है ऐसे। अब मैं इस R डैश को ऐसे लगा के छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा ना, ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसको ऐसे बनाया गया। इसका मतलब है कि सामने को लगा ऐसे। अगर मान लीजिए मेरी ये हथेली जो है कार्बन है तो ऐसे सामने को, ये जो है ये यहाँ पर R डबल डैश है इसका मतलब, और पीछे की तरफ को ऐसे ये R डैश है, तो इसको आप डैश बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जिससे डैश 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 करके बनाया गया है, इसका मतलब होता है कि जो दूर है, जो पीछे की तरफ को दूर है। और बेस बॉन्ड का मतलब है ये सामने को, माने हमारे ज्यादा नजदीक है। बाकी ये तो लगा ही ऐसे है, ये Cl हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, जब इस पर न्यूक्लियोफाइल आता है OH माइनस, तो आपको देखने में आता है 2 पॉसिबिलिटी हैं। इस Cl की जगह OH माइनस यहां भी आ सकता है और इसके अपोजिट भी, माने Cl यहां लगा है तो OH यहां भी हो सकता है और OH इधर भी हो सकता है। वो मैं आपको लिख के बताता हूं। तब हम ये कहेंगे कि ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक की वजह से प्रतिस्थापन हो रहा है, लेकिन इसको सही मायनों में समझने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बता दिया कि नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे प्रतिस्थापन होता है SN1 में, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि नाभिक स्नेही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करा पाता। ये जो 3 डिग्री का हेलोल्केन है इसको आप एक सोलवेंट में लेते हैं, विलायक में लेते हैं, और वो सोलवेंट लिया आपने H2O सपोज कीजिए। अब H2O जो सोलवेंट है इसकी भी एक अपनी क्वालिटी है, ये प्रोटोनिक और आयनिक टाइप का विलायक है, ठीक है ना। प्रोटोनिक माने प्रोटॉन डोनेट करने वाला। कैसे, मैं H2O को देखिए यहाँ पर लिखकर आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर आपको पता है कि ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं कि 2 डेल्टा नेगेटिव है, इसकी वजह से। तो ये आयनिक है क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, साथ में ये प्रोटोनिक भी है। क्यों है प्रोटोनिक, क्योंकि H आयन को भी तो सीधे डोनेट कर देता है, क्योंकि H2 H प्लस OH माइनस में होता है, तो H आयन जो है डोनेट हो सकता है। तो प्रोटोनिक आयनिक विलायक में आप इस 3 डिग्री को डिसोल्व करेंगे। तो रिएक्शन कराने के लिए आपको पता है कि किसी विलायक की जरूरत तो पड़ती है ना, तो आपने जो विलायक लेना है वो इस टाइप का लेना है जो प्रोटोनिक और आयनिक विलायक हो, प्रोटॉन डोनेट कर देता हो और आयनिक नेचर भी रखता हो, प्लस माइनस भी रखता हो, जो कि H2O बहुत अच्छा विलायक है। तो इससे कंडीशन में क्या होता है, ये जो हैलाइड आयन है जैसे इसमें घुलता है तो ये हैलाइड आयन खुद ही अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस टाइप से डिसोसिएट होता है, कार्बन पर पॉजिटिव और Cl पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और जब यहां से कोई चीज हट जाएगी, इस कार्बन की चीज हट जाएगी, तो जो ये बड़ा संकुचित टाइप के थे, डिस्टॉर्टेड थे, ये बिल्कुल खुल जाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर जो है समतलीय टाइप की बन जाती है, प्लानर स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। सी इस टाइप से ऐसे, ये आपका R लग गया, ये सपोज कीजिए R डैश हो गया और ये R डबल डैश हो गया, और यहां पर आ गया पॉजिटिव, और ये Cl माइनस आयन आपका हो गया बाहर। इसको इस सोलवेंट में, इस विलायक में घोलने के बाद ऐसा हो जाएगा, क्योंकि समझ लीजिए इस प्रोटोनिक की वजह से ये Cl माइनस इस H के साथ बाहर हो गया, ऐसा समझिए, Cl माइनस अलग हो गया, और ये जो संकुचित जैसा था, इधर को बंद जैसा हो रहा था, ये खुल गया ऐसे करके, ये दोनों ऐसे, और ये अब ये समतलीय है। यहाँ पर लगभग एंगल जो है
वो 120 डिग्री का हो जाता है और तीनों बराबर बराबर एंगल पर ये हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इसको आप कार्बोकैटायन भी बोलेंगे क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोधनायन भी इसको बोल सकते हैं, कार्बोकैटायन है। बहुत इजीली आपको बता रहा हूं, ये क्रियाविधि है SN1 समझने की। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, इसको हम स्टेप फर्स्ट बोलते हैं। ये पहला स्टेप है SN1 रिएक्शन समझने का, क्योंकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो इसके स्टेप बाद में क्या होगा, वो हेलोल्केन जब किसी प्रोटोनिक आयनिक विलायक में घोला जाएगा तो उसका जो हैलाइड आयन है वो बाहर हो जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस टाइप से कार्बोकैटायन बन जाएगा और स्ट्रक्चर भी देखिए ऐसा हो जाएगी समतलीय। अब ये जो समतलीय स्ट्रक्चर है, ये संपर्क में आएगी ये संपर्क में आती है नाभिक स्नेही अभिकर्मक के। ये रहा आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। तो अब ये कार्बोकैटायन माने इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तब ये नाभिक स्नेही यहां पर अटैच होगा। 2 चांस है यहां से, तो मैं दोनों चांसों को कैसे लिखता हूं देखिए, ऐसे समझाने के लिए, माने 50-50% चांस होंगे। 50% तो ये होगा कि ये OH यहीं पर लगे सीधा, जहां Cl लगा था, जैसे लगा था, या ये भी हो सकता है कि ये इसके बैक में जाके लगे इधर। तो क्या होगा, अब जब इसके पास नहीं था कुछ, बड़े समतलीय स्ट्रक्चर बनी है, खुली हुई स्ट्रक्चर बनी है, लेकिन जब इसके पास कोई आके लगेगा तो ये फिर डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, फिर संकुचित हो जाएंगे। तो अगर OH यहीं लगता है तो ये पहले के जैसे हो जाएंगे, जैसे ये थे, देखिए कैसे CR लगा था, डैश बॉन्ड से आपका R डैश लगा हुआ था और बेस बॉन्ड से R डबल डैश लगा था, और ये आपका लग गया आके यहाँ पे OH, क्योंकि जो कार्बन का प्लस है OH का माइनस है वो आपस में मिल गए, तो ये बॉन्ड बन गया इनके बीच, ये बना, ठीक। तो नाभिक स्नेही लग गया आके, प्रतिस्थापन हो चुका है, हैलाइड की जगह OH आ चुका है, तो ये बन सकता है। ये 50% ये बन सकता है, और 50% इसका दूसरा कैसे बन सकता है कि ये चीजें उधर हो जाए, OH इधर आए, माने ये OH इधर लगे तो डिस्टोर्टेड, जब OH इधर लग रहा है तो डिस्टोर्टेड इधर को हो जा रहा है, और जब OH इधर लगेगा तो संकुचित माने डिस्टोर्टेड उधर को हो जाएंगे। तो इस टाइप से बनेगी स्ट्रक्चर। उस 50% वाली स्ट्रक्चर को तो यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसे समझ लीजिएगा ना इसको। C इधर आ रहा है R, डैश बॉन्ड से आ गया R डबल डैश, और ये बेस बॉन्ड से आ गया R डबल डैश, और इधर आ गया है आपका OH। 50% ये बनेगा, तो 50% ये बन रहा है, 50% ये बन रहा है। फिर वही बात कि कार्बन पर प्लस है, OH पर नेगेटिव है, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, लेकिन इस तरफ लगा है। तो देखिए पहले डिस्टोर्टेड किधर हो जा रहा है, जैसा था उधर को डिस्टोर्टेड हो रहा है, Cl की जगह OH आ रहा है। एक 50% चांस किसके बनने के हो रहे हैं, OH अपोजिट साइड लग रहा है, जिधर हैलाइड लगा है उसकी अपोजिट साइड लग रहा है, और ये जो डिस्टोर्टेड संकुचित इधर थे, ये संकुचित उधर को हो जा रहा है। ये तो आप समझ लीजिए कि जब कोई लगेगा तो इनको सिकोड़ना है, डिस्टोर्टेड माने सिकुड़ना, संकुचित होना, सिकुड़ना। और जब ये हट गया था तो ये सिकुड़न की दूर हो गई थी, ये फैल के लग गया, आराम से लग गया, अभी जगह ज्यादा बन गई, ऐसा समझ लो भाई। ये आगे जगह घेरी तो ये सिकुड़ गए, जब ये हटा तो जगह खुली खुली लगने लगी। लेकिन फिर जब नाभिक स्नेही ने आके अटैक किया तो वो अटैक 2 तरीके से कर सकता है, सामने भी लग सकता है और अपोजिट भी लग सकता है। सामने लगा उसके चांस भी 50% है, तो ये फिर सिकुड़ गए पीछे को, और जब ये पीछे लगा तो ये आगे को सिकुड़ गए। 50% चांस इसके, 50% चांस इसके। अब यहां पर देखिए 2 बातें, जो कि मैं जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं के जो दोनों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको ये टॉपिक लिखाऊंगा। इसको बोलते हैं धारणशीलता, रिटेंशन। इसको बोलते हैं प्रतिलोमन, इन्वर्जन। ये धारण कैसे है, रिटेंशन कैसे है भाई, जिस कंडीशन में आपका हेलोल्केन है, जहां हैलाइड लगा है वहीं अगर नाभिक स्नेही आगे लगता है, माने वो जो विन्यास है हेलोल्केन की, जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, प्रतिस्थापन के बाद, न्यूक्लियोफिलिक के प्रतिस्थापन के बाद, नाभिक स्नेही के प्रतिस्थापन के बाद भी वैसे का वैसा बना रहता है, तब उसको बोलते हैं धारण, रिटेंशन। और अगर मान लीजिए हेलोल्केन का जो विन्यास है, जो अरेंजमेंट है, वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, माने जिस साइड हैलाइड लगा है उसकी अपोजिट साइड न्यूक्लियोफिलिक लगता है, नाभिक स्नेही लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिलोमन, इन्वर्जन। तो ये रिटेंशन का एग्जांपल है, ये इन्वर्जन का एग्जांपल है। तो 50% रिटेंशन, धारण, और 50% प्रतिलोमन, इन्वर्जन वाले प्रतिस्थापन हमें देखने को मिलते हैं। और इस मिक्सचर को ही बोला जाता है
मिलाकर 50% धारण रिटेंशन और 50% इन्वर्जन माने प्रतिलोमन को मिलाकर बोला जाता है रैसेमिक मिश्रण, जिसे आप बोलते हैं रैसेमिक मिक्सचर। तो 3 टॉपिक हो गए, रिटेंशन धारण, इन्वर्जन प्रतिलोमन और रैसेमिक मिक्सचर। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो फिलहाल इसको SN1 रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। यूनिमोलिक्यूलर माने एक ही मोलिक्यूल के द्वारा जब प्रतिस्थापन होगा, क्योंकि देखिए इसके द्वारा ही तो हो रहा है, इसमें नाभिक स्नेही का कोई रोल नहीं है। क्या हुआ, सबसे पहले ये हेलोल्केन जब हमने किसी ऐसे सोलवेंट ऐसे विलायक में इसको डिसोल्व किया, इसको घोला कि जो प्रोटोनिक है साथ में आयनिक भी है। तो प्रोटोनिक माने जो प्रोटॉन देता हो, आयनिक माने जिसमें प्लस माइनस होते हो, तो इसमें है यह आयन दे देता है। तो जब इसको इसमें डिसोल्व किया तो इसका हैलाइड आयन खुद से बाहर हुआ और कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, इसको हम कार्बोकेटायन बोलेंगे। जो ये संकुचित टाइप की स्ट्रक्चर थी ये पूरी फैल गई और समतलीय प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ बॉन्ड एंगल कम, वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद तब नाभिक स्नेही इस पर अटैक करता है, नाभिक न्यूक्लियोफाइल। और जब वो अटैक करता है तो 2 कंडीशन है, 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो फ्रंट साइड अटैक करे या बैक साइड। तो 50% फ्रंट साइड अटैक की वजह से नाभिक स्नेही वहीं आकर लगता है जहां पर हैलाइड लगा था, जिस पोजीशन पर, जिस अरेंजमेंट में, जिस विन्यास में। और 50% चांस होते हैं उसके अपोजिट साइड लगने के, तो वो अपोजिट साइड लगा है यहाँ पर। तो संकुचन इन बॉन्ड का फिर से वैसे ही होना है। अगर ये सामने लगेगा तो इनका संकुचन पीछे को हो गया, और अगर ये बैक साइड लगेगा तो इनका इधर की तरफ संकुचन हो गया। तो ये बाकी मैंने आपको ये धारण, क्योंकि वैसे का वैसा अरेंजमेंट रहा, नाभिक स्नेही वहीं लगा जहां हैलाइड लगा था। और ये इन्वर्जन हो गया, प्रतिलोमन ये वहां लगा जहां हैलाइड से अपोजिट साइड लगा, तो इसलिए इसको प्रतिलोमन या इन्वर्जन बोल रहे हैं। और 50% ये 50% इनको मिलाकर बोलते हैं रैसेमिक मिश्रण, रैसेमिक मिक्सचर। इसको SN1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रतिस्थापन हो तो नाभिक स्नेही के द्वारा ही रहा है, लेकिन इसमें नाभिक स्नेही का मेन रोल नहीं है। ये हो किस वजह से रहा है, एक अभिकारक माने हेलोल्केन की वजह से हो रहा है। तो वे नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन केवल एक अभिकारक के द्वारा होता है, एक रिएजेंट के द्वारा होता है, नाभिक स्नेही के द्वारा वो प्रतिस्थापन डिपेंड नहीं करता, उनको हम SN1 माने यूनिमोलिक्यूलर SN अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड कर रहा है। फिर साफ साफ लिखा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर निर्भर नहीं करता, SN1 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। माने जो सब्स्टिट्यूशन है वो केवल और केवल रिएजेंट अभिकारक पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, केवल हेलोल्केन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड ये खुद से टूटा इस सोलवेंट में मिलाने की वजह से। इस पर पॉजिटिव तब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, फिर वो 2 कंडीशन में लगा, 50% सामने वहीं जहां हैलाइड लगा था और 50% वहां बिल्कुल एकदम अपोजिट साइड पीछे वो। ठीक है ना। तो इसलिए इसको SN1 क्यों बोल रहे हैं। 1 क्या बता रहा है, केवल एक मोलिक्यूल की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसलिए इसको हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये स्टेप 2 है इसका, मैं यहाँ लिखना भूल गया था, ये स्टेप 2 है। इसके लिए छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं जो जुड़ी हुई बातें हैं। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप आप देखिए, वो जो रिएजेंट है, वो जो अभिकर्मक है, वो जो अभिकारक है, उसको सोलवेंट में डिसोल्व करना होता है। और सोलवेंट भी कैसा चाहिए, प्रोटोनिक आयनिक टाइप का विलायक चाहिए। वो ये स्टेप बहुत स्लो होता है, ये स्लो धीमा स्टेप है। इसके बाद ये बहुत फास्ट हो जाता है, जो सेकंड स्टेप है ये बहुत फास्ट हो जाता है। दूसरे स्टेप में वो जो कार्बोकेटायन है नाभिक स्नेही उस पर अटैक करता है। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों टाइप का इसमें अटैक होता है, सामने से भी पीछे से भी। तो सामने वाला ये धारण रेटिनेशन और रिटेंशन, और पीछे वाला प्रतिलोमन जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, मिलाकर रैसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है SN1 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसका जो रिएक्शन रेट है, इस SN1 अभिक्रियाओं की जो अभिक्रिया की दर है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करती है, हेलोल्केन की सांद्रता पर ही डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये आपको SN1 रिएक्शन समझ में आया होगा। इससे जुड़ी एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अगर एग्जाम में डेफिनेशन आया तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा मानना यह है कि एग्जाम में डेफिनेशन ना आकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे हेलोल्केन वो आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि इनमें कौन SN1 फास्ट देगा, या SN1 के विद रिस्पेक्ट कौन रिएक्शन फास्ट देंगे हेलोल्केन, उनको बताइए। आप उस ऑर्डर में उनको अरेंज कीजिए। ऐसी मैं इसके बाद जैसे SN2 कंप्लीट होगा तो आपको एक्सरसाइज के वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर एक ट्रिक समझ लीजिए कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री के हेलोल्केन सबसे ज्यादा देते हैं। याद रखने के लिए याद रखिए, SN1 1 आ रहा है ना, तो इसका अपोजिट, इससे बड़ी गिनती कौन हुई 3, क्योंकि हेलोल्केन 3 ही डिग्री में है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो SN1
1 नंबर का अपोजिट 3 डिग्री हो गया, तो समझ लीजिए 3 डिग्री के हेलोल्केन सबसे ज्यादा SN1 देंगे, फिर 2 डिग्री और सबसे कम कौन देंगे 1 डिग्री। तो हेलोल्केन में 3 डिग्री के हेलोल्केन सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन देंगे। तो अगर आपको ये ना भी रहे याद तो ये बात जरूर याद रखना, इसके बेस पर कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SN2 रिएक्शन में ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है, लेकिन पहले हम SN2 रिएक्शन को समझेंगे, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद SN2 रिएक्शन की बात करेंगे। तो SN1 अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद बात करते हैं SN2 अभिक्रियाओं की। ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया माने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार है। SN2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर माने द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 रिएक्शन जिसे कहते हैं। इसमें आप देखेंगे जब मैं आपको अभी समझाऊंगा एग्जांपल की सहायता से कि दोनों जो अभिकारी अणु है और जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, जो न्यूक्लियोफाइल है, दोनों पर ये प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बाइमोलिक्यूलर मींस SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको समझेंगे, लेकिन पहले हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, क्योंकि फिर तो थ्योरी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए SN2 जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री के जो हेलोल्केन है वो ज्यादा फास्ट देते हैं, और 1 डिग्री का हेलोल्केन अगर मैं लिखूं एग्जांपल के तौर पर, तो देखिए C और यहां पर हमने लगा लिया Cl, हैलाइड कोई भी ले सकते हैं, X ले सकते हैं, और यहां पर ले लेते हैं चलिए डैश CS3, ये H और ये वाले H को ले लेते हैं वही वेज बॉन्ड, और ये डैश बॉन्ड इस टाइप से, क्योंकि इसका डिग्री 1 क्यों है। देखिए वैसे तो ये है होता सिंगल बॉन्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, बस इसका मतलब ये ठीक पीछे लगा है और इसका मतलब है ये ठीक सामने लगा है। और ये डिग्री 1 क्यों है, क्योंकि Cl हैलाइड जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्ट है, वो 1 डिग्री है। ये मैंने आपको हेलोल्केन के स्टार्टिंग में ही क्लासिफिकेशन में समझा चुका हूं। तो ये 1 डिग्री का हेलोल्केन है। यहां पर क्या होता है, देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक डायरेक्ट अटैक करता है। वो क्यों करता है वो भी समझा देता हूं, पहले मैं इसको रफी कर देता हूं। देखिए होता क्या है, आपको पता है कि जब रिएक्शन कराना है तो उसको किसी सोलवेंट में लेना पड़ेगा। आप इस बार इसको सोलवेंट में लेंगे, ऐसे सोलवेंट में लेंगे जो नॉन प्रोटोनिक होगा लेकिन आयनिक होना चाहिए, माने प्रोटोन डोनेट ना करता हो लेकिन आयनिक हो। और ऐसा एग्जाम्पल एसीटोन एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। एसीटोन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि CH3COCH3 पहली कीटोन है, और पहली कीटोन ही 3 कार्बन की होगी, क्योंकि कीटो से इधर भी कार्बन होना चाहिए इधर भी कार्बन होना चाहिए। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर हम ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होता ही होता है, आपको पता है। वैसे मैं एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में इनकी रिएक्शन बताऊंगा। ये नॉन प्रोटोनिक है लेकिन आयनिक है, तो आयनिक तो हो गया, आपको समझ में आ गया, लेकिन ये नॉन प्रोटोनिक माने कि H आयन डोनेट नहीं करता। तो ऐसे विलायक में जब आप इस हेलोल्केन को लेंगे तब आप देखेंगे कि ये C और Cl के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटता नहीं है, माने हैलाइड यहां से अलग नहीं होता। तो फिर प्रतिस्थापन कैसे हो, सब्स्टिट्यूशन कैसे हो, इसलिए फिर नाभिक स्नेही अटैक करता है। OH माइनस हमने लिया, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गया, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब देखिए कितना अच्छे से समझ में आएगा। जब ये इस 1 डिग्री हेलोल्केन पर अटैक करेगा तो ये सीधे नाभिक स्नेही पर अटैक नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज का है, तो उनमें रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसलिए ये नाभिक स्नेही इस हैलाइड पर डायरेक्ट अटैक ना करके इसको हटा ही नहीं पाता। तो ये फिर इस हेलोल्केन पर बैक साइड अटैक करता है, माने पीछे से अटैक करता है। और जब ये अटैक कर रहा होता है तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन रहा होता है और ये टूट रहा होता है, ऐसा समझ लीजिए। कैसे, इसको यहां समझते हैं। तो जब ये बैक साइड अटैक करेगा तो होता क्या है, जब ये यहां कर लगता है तो ये स्ट्रक्चर जो है पूरी समतलीय टाइप की हो जाती है। अर्थात कैसे हो जाती है, देखिए C, इस C से ये लगा है Cl आपका जो कि लगा ही था। इस OH ने जब अटैक किया तो ये अभी बॉन्ड बना नहीं है, इसलिए मैंने इसको OH नेगेटिव डैश डैश से दिखा दिया है, डॉट डॉट से दिखा दिया है। ये बॉन्ड अभी फॉर्म नहीं हुआ है, वो बॉन्ड वो भी टूटा नहीं है। ये जो CH3H लगे हैं ये इस टाइप से आप सोचिए ऐसे हो जाते हैं समतलीय। ये CH3, ये H और ये H, जो H आमने सामने लगे थे, माने ये बिल्कुल पीछे लगा था और ये बिल्कुल सामने को लगा था। मैंने कहा था ना डेड डैश वाला बिल्कुल पीछे होता है और ये बेस बॉन्ड वाला बिल्कुल सामने होता है। ये इस टाइप से समतलीय बन जाती है। इसको आप ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, संक्रमित अवस्था बोलते हैं।
ये एक अस्थायी अवस्था है, इसको हम इंटरमीडिएट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए केवल बनाई है इंटरमीडिएट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बॉन्ड है जैसे टूटेगा वैसे ये बॉन्ड बन जाएगा, माने इसकी वजह से प्रतिस्थापन होगा और इसकी वजह से भी, क्योंकि देखिए अब इस प्रतिस्थापन में ये भी पार्ट ले रहा है, ये ले रहा है। SN1 में केवल ये लेता था, हेलोल्केन लेता था, अभिकारक लेता था, नाभिक नहीं लेता था, न्यूक्लियोफाइल नहीं लेता था। इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी इस सब्स्टिट्यूशन में पार्ट ले रहा है, इसकी वजह से ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट इस पर अटैक कर रहा है, लेकिन ओनली बैक साइड। और ये केवल एक ही स्टेप में SN2 रिएक्शन हो जाती है। तो अब देखिए ये इंटरमीडिएट बना, अस्थायी अवस्था में बना, और फाइनली क्या हो जाता है मैं आपको बता दूं, ये Cl- यहां से बाहर हो जाता है, ये बाहर हो गया, और फिर ये बॉन्ड बन जाता है। और ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, जैसे ये इधर से निकलेगा तो ये जो स्ट्रक्चर इधर को बना था ये पूरा उधर की तरफ बन जाएगा, माने ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये OH वाला बॉन्ड तो ये फॉर्म हो गया, ये CH3 यहां पर लग गया, ये डैश वाला बॉन्ड ये आ गया, और ये जो बेज वाला बॉन्ड है वो ये आ गया। तो आप देखिए इससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट यहां देखने को मिल रहा है। कैसे भाई, CH3H जो इधर लगे थे वो उस तरफ को लगे, जो Cl इधर था उसकी जगह आया तो OH है, Cl की जगह आया OH है, क्योंकि OH ने Cl को रिप्लेस किया है, डायरेक्टली नहीं करता, बैक साइड अटैक करता है, और Cl की जगह OH आया क्योंकि Cl बाहर हो गया है। तो आया तो OH है, लेकिन OH उस अरेंजमेंट में नहीं आया है जिस अरेंजमेंट में Cl था, माने ये फ्रंट पर था तो समझ लीजिए वो बैक में आया, जो चीज इसमें इधर थी उसमें उधर हो गई है, ये इधर हो गया। माने आप कह सकते हैं कि 100% इसका जो अरेंजमेंट है, जो विन्यास है हेलोल्केन का, उससे अपोजिट विन्यास यहां है। तो इसको हम इन्वर्जन, प्रतिलोमन कहते हैं। माने यहां पर SN2 रिएक्शन में हमें रेसिमिक मिक्सचर देखने को नहीं मिलता, माने यहां पर इसका उल्टा वाला अभिविन्यास वाला आपको प्रतिस्थापन देखने को मिलता है। जबकि SN1 में क्या था, दोनों देखने को मिल रहे थे, प्रतिलोमन भी और धारण भी, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। यहां पर केवल आपको प्रतिलोमन वाला, इन्वर्जन वाला ही आपको विन्यास देखने को मिलता है। और ये एक ही स्टेप में SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन को 1 डिग्री के हेलोल्केन ज्यादा देते हैं। 1 डिग्री हेलोल्केन और नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट दोनों ही इस सब्स्टिट्यूशन में पार्ट लेते हैं, इसलिए इसको हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ये केवल एक ही स्टेप में हो जाता है। तो देखिए डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या लिखा है, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, माने वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें प्रतिस्थापन, जिनमें सब्स्टिट्यूशन अभिकारक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की वजह से होता है, माने वो रिएक्टेंट भी और वो न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस जो रिएजेंट है दोनों पर डिपेंड करता है, उन्हें हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। ये देखिए डेफिनेशन है, कितने अच्छे से मैंने आपको उसको समझा दिया है। यहां पर देखने वाली बात यह है, SN1 और SN2 से अगर कंपेयरिंग करें, एक ही स्टेप में हो रहा है, यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन में पार्ट लेते हैं। आपका जो सोलवेंट होगा, जिस मीडियम में रिएक्शन करेंगे, वो नॉन प्रोटोनिक होगा लेकिन आयनिक होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा, यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन के बाद प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन में बनता है, प्रतिलोमन में बनता है, माने जो अरेंजमेंट हेलोल्केन का होता है उससे उल्टा अरेंजमेंट उस सब्स्टिट्यूशन के बाद बने प्रोडक्ट का होता है। तो इस प्रकार से इसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पर ये बात करें कि SN2 रिएक्शन देने का जो ऑर्डर है हेलोल्केन में वो किस टाइप का होगा, तो मैं आपको बता दूं, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री के हेलोल्केन ज्यादा देंगे, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। माने इसको मैं भी लिख दूंगा सारे नोट पॉइंट को। यहां पर ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ऊपर ज्यादा नंबर आ रहा है, माने SN2 है तो सबसे ज्यादा कौन देंगे, 1 डिग्री। उल्टा है, SN1 सबसे ज्यादा कौन देंगे, 3 डिग्री वाले। SN2 कौन सबसे ज्यादा देंगे, 1 डिग्री वाले। और ये सबसे कम कौन देंगे, 3 डिग्री, क्योंकि जो ज्यादा नंबर में है अपोज कर रहा है एक तरीके से, समझिए भाई SN2 ज्यादा नंबर हुआ तो ये 3 डिग्री ज्यादा नंबर हुआ, तो SN2 कम देगा। सेम नंबर, ज्यादा वाले नंबर आपस में टकरा गए, ऐसा समझ लीजिए, याद करने के लिए ट्रिक है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी टाइप का पूछा जाएगा। बहुत सारे हेलोल्केन आपको दे देंगे, आपसे पूछेंगे इनमें कौन SN1 फास्ट देगा या कौन SN2 फास्ट देगा, या SN2 के विद रिस्पेक्ट कौन जो हेलोल्केन है उनको अरेंज कीजिए कि कौन SN2 फास्ट देते चले जाएंगे। तो आप उसकी डिग्री पता कर लीजिए और ये बात याद रखिए, आप आसानी से लिख सकते हैं। और एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है
SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की, तो वो देखिए मैंने आपको कितने डिटेल में बातें बता दी है। तो आपको SN1 SN2 समझ आया होगा। इसके बाद मैं एक काम करता हूं आपके लिए, SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस लिख देता हूं, तो उससे और दोनों के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आपस में कंपेयरिंग करके हम इसको और अच्छे से तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं कि कौन SN1 फास्ट देगा, कौन SN2 फास्ट देगा, इस टाइप के उन क्वेश्चन को अभी यहां पर सोल्व कर लेंगे। तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ठीक से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे SN1 और SN2 में डिफरेंस की। SN1 SN2 अभिक्रिया को परिभाषा और उदाहरण से समझने के बाद हम बात कर रहे हैं SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, या हम कह सकते हैं कि हम उनकी तुलनात्मक अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको पॉइंट वाइज दोनों में अंतर लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट हम पकड़ते हैं और उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट है SN1 अभिक्रिया, दूसरा उधर SN2 अभिक्रिया। तो पहला पॉइंट इसमें मैंने इनकी डेफिनेशन को लिखा है, जो मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा था, और वह डेफिनेशन है इन अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन जो सब्स्टिट्यूशन है केवल अभिकारक पर निर्भर करता है, ना भी किस नहीं अभिकर्मक पर नहीं। माने जो हेलोल्केन होगा केवल उस पर ही सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करेगा, वो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इनको SN1 अभिक्रिया कहते हैं। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इनमें जो प्रतिस्थापन है, जो सब्स्टिट्यूशन का होना है, वो अभिकारक पर भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ ना भी किस नहीं पर, माने जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस पर, और जो रिएजेंट है, वो जो रिएक्टेंट है, माने जो वो हेलोल्केन है, वो हेलोल्केन पर भी डिपेंड करता है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, दोनों मैंने डेफिनेशन से ही लिखे हुए हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, जैसे ही देखिए पहले पॉइंट से है कि केवल वो रिएक्टेंट पर ही डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा सब्स्टिट्यूशन, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जो SN1 होता है, माने फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक कि एक ही अभिकारक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया SN1। और SN2 में क्या था कि अभिकर्मक और न्यूक्लियोफाइल दोनों, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और जो अभिकारक है, दोनों के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन की जो दर है, जो अभिक्रिया की दर है, वो डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। SN2 को मानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता है। बात अगर हम करें तीसरे पॉइंट की, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से ही शायद ये SN1 रिएक्शन होती है। देखिए इस रिएक्शन की होने के लिए, SN1 रिएक्शन होने के लिए जो विलायक होना चाहिए, माने आप उस हेलोल्केन को जिस विलायक में लेते हैं वो प्रोटोनिक आयनिक टाइप का होना चाहिए, माने वो प्रोटॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए। फिर इसके बाद इस दूसरी तरफ नॉन प्रोटोनिक लेकिन आयनिक होना चाहिए, जैसे एसीटोन इसका एग्जाम्पल है, इसमें वाटर इसका एग्जाम्पल होगा, H2O, क्योंकि ये प्रोटोनिक विलायक है, क्योंकि H+ दे देता है, पूरा OH- होता है। वैसे ही आयनिक होता है क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। जबकि अभी मैं बता ही रहा था आपको, एसीटोन में ये आयनिक तो होता है क्योंकि ये नेगेटिव भी पॉजिटिव, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं देता, तो नॉन प्रोटोनिक सोलवेंट है लेकिन आयनिक है। तो SN2 के लिए नॉन प्रोटोनिक होना चाहिए और SN1 के लिए प्रोटोनिक विलायक होना चाहिए, सोलवेंट होना चाहिए। जब आपने देखा था कि अभिकारक इस प्रोटोनिक सोलवेंट में, विलायक में मिलता था तो कार्बोकैटायन बनता था, तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, जबकि SN2 में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, वो सीधे के सीधे नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल हेलोल्केन पर, माने अभिकारक पर अटैक करता है। यहाँ पर क्या होता है, पहले इसको डिसोल्व करते हैं प्रोटोनिक सोलवेंट में हेलोल्केन को, तो कार्बोकैटायन बनता है, फिर उस कार्बोकैटायन पर अटैक होता है, तो इसलिए इधर कार्बोकैटायन बनता है, उधर नहीं बनता। ये दो पदों में होती है, जो SN1 अभिक्रियाएं हैं वो दो स्टेप में होती हैं। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का। जबकि ये जो SN2 रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में हो जाती है, सीधे अटैक होता है और इंटरमीडिएट माने ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 6 पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 50% धारण माने रिटेंशन और 50% इन्वर्जन फॉर्म में बनते हैं, माने जो हेलोल्केन का अरेंजमेंट होता है, विन्यास होता है, उस विन्यास के 50% प्रतिस्थापन होगा और 50% अपोजिट प्रतिस्थापन होता है, और उन दोनों 50-50% के उस धारण और प्रतिलोमन, रिटेंशन और इन्वर्जन के मिक्सचर को रैसेमिक मिश्रण कहते हैं, माने इनमें रैसेमिक मिश्रण बनता है। जबकि वहां पर क्या होता है, केवल प्रतिलोमन वाला बनता है, माने जिस साइड हैलाइड लगा था उसके अपोजिट साइड प्रतिस्थापन होने वाला वो जो नाभिक स्नेही है वो लगता है, माने इनमें रैसेमिक मिश्रण नहीं बनता है। 7वें पॉइंट की बात करें,
तो इनमें SN1 रिएक्शन में जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो फ्रंट साइड भी होता है, बैक साइड भी, दोनों साइड पॉसिबल है। जबकि SN2 रिएक्शन में जो अटैक होता है ओनली बैक साइड अटैक होता है, पीछे से ही अटैक होता है, क्योंकि सामने से नाभिक स्नेही अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो हैलाइड है उस पर भी इलेक्ट्रॉन है, उस पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो माइनस चार्ज है नाभिक स्नेही पर, तो वो आपस में प्रतिकर्षण रिपल्सन शो करते हैं। क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन तो बना नहीं, हैलाइड तो पहले निकल नहीं जाता, हैलाइड तो रहता है ना SN2 में जब अटैक कर रहा होता है नाभिक स्नेही, तो इसलिए वो प्रतिकर्षण की वजह से अटैक नहीं कर पाता। यहाँ क्यों कर देता है? क्योंकि यहाँ तो हैलाइड पहली बार में जैसे ही वो विलायक में डिसोल्व होता है, हैलाइड तो निकल के बाहर जाता है, कार्बोकेटायन बचता है, कार्बोकेटायन पर तो अटैक फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों टाइप का अटैक हमें देखने को मिलता है, फ्रंट भी मिलता है और बैक साइड, दोनों अटैक हमें SN1 अभिक्रिया में देखने को मिलते हैं। 2 पदों में होती है, वो मैंने बता दिया, वो केवल 1 पद में हो रही है। इसके लिए प्रोटोनिक आयनिक विलायक चाहिए, यहाँ नॉन प्रोटोनिक आयनिक विलायक चाहिए। एक एक करके रिपीट कर दे रहा हूँ, वही है जो सब बातें मैंने आपको SN1 और SN2 पढ़ाते समय बताई है, कोई एक नई बात भी है नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि मैं इसके बाद लिख रहा हूं, पहले आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट और मुझे इसमें बताने हैं। इसके बाद आपका ये डिफरेंस कंप्लीट होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं डिफरेंस के नंबर 8 पॉइंट की। नंबर 8 पॉइंट में देखिए लिखा है कि जो SN1 अभिक्रिया है उनमें जो प्रतिस्थापन होता है वो दुर्बल नाभिक स्नेही वीक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है। माने जो दुर्बल नाभिक स्नेही होगा वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कराता है SN1 रिएक्शन में, जबकि SN2 रिएक्शन में जो प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कराता है, प्रतिस्थापन कराता है। माने जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा कराएगा SN2 में, यहाँ पर दुर्बल नाभिक स्नेही कराएगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 9 है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की पॉइंट के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप देंगे कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में। और वो क्या है कि इन अभिक्रियाओं को जो देने का सही क्रम है, माने SN1 कौन फास्ट देंगे, कौन सी डिग्री के हेलोल्केन ज्यादा फास्ट देंगे, 3 डिग्री। इसको आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। आप देखिए SN1 है तो 1 कम नंबर है, इससे सबसे ज्यादा नंबर कौन होगा, 3, क्योंकि डिग्री तो 3 तक होती है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ 1 है तो अपोजिट वाला माने 3, तो 3 डिग्री के ज्यादा देंगे। तो 1 है तो 1 डिग्री के ही कम देंगे, अपोज कर रहा है, सेम सेम मतलब ऐसे। जबकि SN2 में उल्टा हो जाएगा, भाई ये मैक्सिमम नंबर है तो इसे कम वाले ज्यादा देंगे, माने 1 डिग्री के ज्यादा देंगे, फिर 2 डिग्री के कम देंगे और 3 डिग्री के सबसे कम देंगे। तो आप कोई सा भी एक ऑर्डर याद कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप ये ट्रिक समझ लीजिए और आंसर देंगे। इसके अलावा मैं और भी ट्रिक लिखूंगा कि कौन SN1 या कौन SN2 फास्ट देंगे। तो इस प्रकार से ये 9 डिफरेंसेस आप SN1 SN2 में समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप इनको समझ जाएंगे तो डेफिनेशन और बहुत सारे आंसर आप इनके बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके दे पाएंगे। तो आप इनको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद में कुछ ट्रिक लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन है, उनको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए SN1 SN2 को लेकर कुछ मैंने नोट पॉइंट लिखे हैं, और उसको नोट पॉइंट पढ़ने के बाद हम उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। पहला पॉइंट वही है जो मैंने आपको अभी अंतर में लिखा था SN1 और SN2 के। तो यही लिखा है मैंने, देखिए SN2 अभिक्रिया का बढ़ता क्रम, माने 3 डिग्री के सबसे कम देंगे, क्योंकि देखिए SN2 ज्यादा नंबर लिखे हैं तो ज्यादा नंबर वाला कम देगा, ज्यादा डिग्री वाला कम देगा, और कम डिग्री वाला ज्यादा देगा। तो 3 डिग्री सबसे कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे ज्यादा। तो सीधा से याद रखिए SN2 1 डिग्री वाले सबसे ज्यादा देते हैं, SN1 3 डिग्री के सबसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि SN1 में कम नंबर है तो डिग्री ज्यादा वाले देंगे। तो SN2 के लिए मैंने सारी ट्रिक लिख दी है, SN1 में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखा है तो अधिक नंबर है तो कम नंबर डिग्री वाला हेलोल्केन ज्यादा देगा। तो एक ट्रिक ये होगी। दूसरा क्या है पॉइंट, अगर डिग्री सेम हो जाए, क्योंकि अगर डिग्री अलग अलग है तो आप ऐसे पता करेंगे, और अगर डिग्री सेम हो जाए तो फिर आप क्या चेक करेंगे, उनमें हेलोजन एटम किसमें भारी है, क्योंकि जिसमें हेलोजन एटम भारी होगा वो SN2 ज्यादा देगा। जैसे Cl और Br में कौन भारी है, भारी से मतलब है एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, परमाणु भार किसका ज्यादा है। तो जैसे Cl और Br में किसका ज्यादा है, Br, तो Br फिर SN2 ज्यादा देगा, लेकिन उस कंडीशन में जिनमें डिग्री सेम होगी हेलोल्केन की। तो लिखा है डिग्री समान होने पर वह एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया अधिक देगा जिसमें हेलोजन परमाणु भारी हो। तीसरी ट्रिक है, यदि टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला है, माने जो चैन है वो स्ट्रेट ना होकर ब्रांच चैन है, तब SN2 अभिक्रिया वो वाला एल्किल हैलाइड, वो हेलोल्केन ज्यादा देगा जिसमें जो टेढ़ी श्रृंखला है, माने वो जो एल्किल समूह है हेलोजन से जितना ज्यादा दूर होगा, वो अभी मैं करके बताऊंगा अभी। तो ये लिखा है यदि श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी हो, माने ब्रांच चैन हो, तब SN2 रिएक्शन वो एल्किल हैलाइड अधिक देगा जिसमें एल्किल समूह, माने वो जो टेढ़ी चैन है जहां से स्टार्ट हो रही है वो हेलोजन परमाणु से दूर होगा। माने जिसमें एल्किल समूह हेलोजन परमाणु से जितना ज्यादा दूर जाएगा वो SN2 ज्यादा देगा।
तो ये 3 ट्रिक के आधार पर हम क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज में है उन्हीं को मैंने नोट किया। क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा है, लेकिन आप अपनी बुक से देख लेना, उन्हीं क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है लिखा है, वहीं से सोल्व करते रहेंगे, मैं वहां क्वेश्चन नोट करता रहूंगा, यहाँ से आप ट्रिक को आपको अप्लाई करके बताता रहूंगा। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्न में कौन SN2 अभिक्रिया अधिक देगा। माने आपको 2 पेयर मतलब पेयर में दिए हैं और पूछा है कि कौन SN2 फास्ट देगा। जैसे पहला है CH3Br अथवा CH3I, माने मिथाइल ब्रोमाइड अथवा मिथाइल आयोडाइड में, तो डिग्री तो दोनों की सेम है भाई, ये भी 1 डिग्री है वो भी 1 डिग्री है, तो डिग्री सेम होने पर फिर किससे डिसीजन होता है, ट्रिक नंबर 2 लग रही है, जिनमें हेलोजन भारी ज्यादा होता है, हेलोजन परमाणु जिनमें भारी होता है। तो इसमें हेलोजन है Br, इसमें हेलोजन है I, तो इनका एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है, कौन परमाणु भार में ज्यादा है, आयोडीन, तो SN2 ये फास्ट देगा, तो CH3I SN2 ज्यादा देगा। पहले वाले का आंसर हो गया, बहुत इजी है। आ जाए इस पर सेकंड में, तो सेकंड में देखिए दोनों में हेलोजन सेम है तो डिग्री से पता करेंगे। ये डिग्री 3 है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनेगी ना, सॉरी CH3 ये छूट गया यहाँ पर, देखिए CH3 का होल है CCl ऐसे है, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस C से तीनों तरफ CH3 लगे हैं, इधर Cl है, तो इस कार्बन से 3 डायरेक्ट कार्बन कनेक्ट है, तो ये 3 डिग्री हुआ, और ये CH3Cl आपका 1 डिग्री में ही काउंट होगा। तो आपको पता है कि SN2 के लिए पूछा है क्वेश्चन, तो वो ज्यादा नंबर है उसे 1 डिग्री के ज्यादा देते हैं, तो कौन ज्यादा देगा, ये माने 1 डिग्री, 3 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री वाले हेलोल्केन, देखिए 3 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री के हेलोल्केन एल्किल हैलाइड SN2 फास्ट देते हैं, तो ये देगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके सोल्व हो जाते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन मैं ऐसे लिखूंगा जिससे आपके पूरा ये डाउट क्लियर हो जाए इन ट्रिक्स को, और उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ट्रिक ऐसे मैं लिखे रहने देता हूँ, उस साइड क्वेश्चन करता रहूंगा जिससे आपको इन ट्रिक का यूज करना आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। इसमें ये पूछा है, इसमें ऑप्शन नहीं चुनना है कि कौन SN2 देगा, इसमें आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, निम्न एल्किल हैलाइड को SN2 के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, माने SN2 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। कुछ आपको एल्किल हैलाइड्स दिए हैं, जैसे 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन। तो पहले आप इनकी स्ट्रक्चर बनाइए और वहां से आप डिग्री कैलकुलेट कीजिए, डिग्री काउंट कीजिए। तो देखिए 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन कैसे बनेगा, यहाँ से आप नेम से स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाएंगे। तो जब हम नेम से स्ट्रक्चर बनाते थे, हालांकि मैंने IUPAC के लेक्चर में आपको बताया हुआ है, तो सबसे पहले आप लास्ट वर्ड ब्यूटेन पढ़ जाते हैं, तो उतने कार्बन आप लगाइए, इनको नंबर दे दीजिए कहीं से भी 1 2 3 4, जिस नंबर पर जो कार्बन लगा दीजिए। तो 2 पर ब्रोमो Br लगा दीजिए, 2 पर ये मैथिल है तो 2 नंबर है, तो 2 पर ये मैथिल हो गया। इसके बाद आप बैलेंस से कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ कार्बन की देखिए 1 और 3 4, ये 4 पहले से हो गई, यहाँ पर 2 और 2 4, 1 और 3 4। इसके बाद इसको बनाइए 1 ब्रोमोपेंटेन को, तो 1 ब्रोमोपेंटेन का मतलब हुआ 5 कार्बन आपने लगाने हैं, इनको नंबर दिए 1 2 3 4 5, 1 पर ब्रोमो है तो ये लगाया, बाकी बैलेंस ही कंप्लीट कर दें, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। जो केवल इसी लेक्चर को देख रहे हैं, ये सब बातें मैंने आपको पहले के लेक्चर IUPAC में बता दी है कैसे बैलेंसी कंप्लीट होती है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, अगर वहां कुछ नहीं लगाया तो हम उतने हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसके बाद 2 ब्रोमोपेंटेन है, तो पेंटेन माने 5 कार्बन लगाइए, 1 2 3 4 5, 2 नंबर पर Br लगा देंगे। CH3 इनको मैंने नंबर इसलिए दिया, थोड़ा डिग्री लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो सब आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब आप इनकी डिग्री लिखिए, तो इसकी डिग्री देखें, Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वहीं तो डिग्री कैलकुलेट करेंगे। तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, 3 कार्बन से, तो ये डिग्री 3 है। यहाँ Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसकी 1 डिग्री है। यहाँ Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसका डिग्री 2 है। डिग्री सबको कैलकुलेट करना आता होगा, तो यहाँ पर डिग्री अलग अलग है, तो इसी बात से डिसीजन हो जाएगा। तो देखिए SN2 के लिए पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे फास्ट जो SN2 देगा वो 1 डिग्री वाला ज्यादा देगा, और सबसे कम कौन देगा, 3 डिग्री वाला। क्यों, क्योंकि 2 नंबर माने मैक्सिमम है, तो इसको मैक्सिमम वाला डिग्री वाला कम देगा। तो अब इसको बार बार स्ट्रक्चर ना लिखनी पड़े, इसके लिए मैं इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इसको सेकंड मान ले रहा हूँ, इसको थर्ड मान ले रहा हूँ कि ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो सबसे कम कौन देगा, 3 डिग्री वाला, माने फर्स्ट वाला सबसे कम देगा। ऐसे करके लिख देंगे ना, नहीं तो कंपाउंड नोट कर लेना आप जैसा चाहो। इससे ज्यादा 2 डिग्री वाला देगा, 2 डिग्री कौन है, थर्ड नंबर पर लिखा है। और सबसे ज्यादा कौन देगा, 1 डिग्री वाला, वो कौन सा है, सेकंड वाला है। तो ये SN2 अभिक्रिया का
SN2 अभिक्रिया का बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये SN2 रिएक्शन देने का है। इसको आप देखिए सही से। तो जो आपको नेम दिए हैं उससे पहले स्ट्रक्चर बनाया, उनकी डिग्री कैलकुलेट किए, डिग्री देखने पर पता चला सब अलग अलग डिग्री के हैं, और SN2 पूछा है तो हम पहले ट्रिक लिख चुके हैं कि SN2 अभिक्रिया का बढ़ता क्रम क्या है, पहले 3 डिग्री सबसे कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री और सबसे ज्यादा 1 डिग्री। उसी अरेंजमेंट में मैंने इनको अरेंज कर दिया है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये ट्रिक आपने नोट कर ही ली होंगी, मैं सबको रफ कर देता हूँ, और इन ट्रिकों की सहायता से ही हम अगले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे बोर्ड पर थोड़ा ज्यादा जगह रहेगी तो एक बार में ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो इसी क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन उधर लिखा रह गया लेकिन मैंने सेकंड यहाँ लिखा है और थर्ड यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमें जो नेमिंग दी है उससे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन पर जाएंगे, पहले 4 कार्बन आप लगाइए, 1 2 3 4, तो 1 पर Br है, 3 पर 1 2 3, 3 पर कौन है, मैथिल है। बाकी बैलेंस ही कंप्लीट कर दीजिए, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4। यहाँ पर इसकी डिग्री भी लिख लीजिए। Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री हुआ 1। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्ट्रक्चर 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन माने 4 कार्बन लगाइए, नंबर दीजिए 1 2, 2 पर Br लगा लिया, 2 पर ही मैथिल है, बाकी ब्यूटेन था ही तो इसके बैलेंस ही कंप्लीट कर दीजिए, 4 2 और 2 4, 3 और 1 4। यहाँ डिग्री कैलकुलेट करें तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसका डिग्री हुआ 3 डिग्री हुआ। इसके बाद हम लास्ट वाले की बात करें 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, तो फिर आपने लिखा ब्यूटेन 4 कार्बन 1 2 3 4, तो 2 पर ब्रोमो है और 3 पर मैथिल है। इसकी बैलेंस ही कंप्लीट करें तो CH3 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। इसकी डिग्री कैलकुलेट करें तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो दो तरफ कनेक्ट है, माने 2 डिग्री। तो इनको हम नाम भी दे देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और देखते हैं कौन SN2 फास्ट देगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछा है SN2 के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप डिग्री देखिए, SN2 अभिक्रिया को बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कम कौन देगा उसको लिखेंगे, तो 3 डिग्री के सबसे कम देते हैं, तो सेकंड वाला। इससे ज्यादा देगा 2 डिग्री वाला, माने थर्ड, और सबसे ज्यादा देगा 1 डिग्री वाला, माने फर्स्ट। तो ये SN2 का बढ़ता क्रम है, मैं लिख देता हूं मैं SN2 अभिक्रिया का बढ़ता क्रम, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि डिग्री में अंतर है तो बहुत आसानी से पहचान जा रहे होंगे। अगले थर्ड पार्ट को करके देखते हैं। तो इसमें जो आपको दिए हैं नाम उनसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन माने 4 कार्बन लगाइए और 1 पर Br लगा दिया, बैलेंस ही कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद दूसरा बनाइए 1 ब्रोमो 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन, प्रोपेन माने 3 कार्बन लगाइए, 1 पर ब्रोमो 2 पर डाईमेथिल, तो यहाँ भी मैथिल है यहाँ भी मैथिल है, बैलेंस ही कंप्लीट करें तो CH2 3 और 1 4, ये CH3 यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन माने 4 कार्बन, 1 पर ब्रोमो है, 2 पर मैथिल है, ब्यूटेन है ही, बैलेंस ही कंप्लीट करें तो CH2 ये CH, ये CH2 ये CH3। इसके बाद है 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन माने 4 कार्बन, 1 पर ब्रोमो और 3 पर मैथिल, 1 2 3, 3 पर रहा मैथिल, तो CH2 CH2 CH CH3। अब आप इनकी डिग्री कैलकुलेट कीजिए, तो ये डिग्री हुआ 1, क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री। यहाँ Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्ट हुआ, तो ये भी 1 डिग्री। Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो ये भी डिग्री हुआ 1। Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक कार्बन से कनेक्ट है, तो डिग्री हुआ 1। अब देखिए ये है मजेदार क्वेश्चन, यहाँ पर सारी डिग्रियां चारों की सेम है, 1 डिग्री के हैं, और अगर 1 डिग्री के हैं तो फिर कैसे डिसीजन लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला किसमें है भाई, जिसमें स्टेट है बिल्कुल सीधी श्रृंखला है जो कि ये आप टेढ़ी मेढ़ी मत कहना, क्योंकि Br ये यहाँ भी तो होगा ना, Br लगा तो किसी सिरे पर है, कभी ये भी टेढ़ी लग रही है, कार्बन इधर उधर लगे हैं उसको टेढ़ी श्रृंखला बोलते हैं, तो Br को तो आप यहाँ भी लगा सकते हो ना, तो सीधी श्रृंखला, तो ये तो सबसे ज्यादा ही देगा, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला वाले सीधी श्रृंखला से कम देते हैं, ये बात लिखने से रह गई थी, वहां ट्रिक में लिख लीजिए। SN2 अभिक्रिया अगर डिग्री सेम है तो जिनमें सीधी श्रृंखला है वो तो सबसे ज्यादा देंगे, टेढ़ी मेढ़ी वाली श्रृंखला वाले कम देंगे, लेकिन उन टेढ़ी मेढ़ी में भी कौन कम देंगे, उनमें वो कम देंगे जिनमें ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। तो ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी तो मुझे इसमें लग रही है, इस वाले में देखो, इसमें ज्यादा 2 टेढ़ी है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंपाउंड है, ये थर्ड कंपाउंड है और ये
फोर्थ कंपाउंड है। तो सबसे कम तो देखिए सेकंड वाला देगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला है, तो मैंने यहां पर लिख लिया सेकंड। इसके बाद बात इनकी करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधी श्रृंखला है। इन दोनों में बात फंस गई, इसमें भी उतनी टेढ़ी है जितनी उसमें टेढ़ी है, लेकिन मैंने कहा था जब टेढ़ी श्रृंखला हो तो कैसे डिसीजन लेंगे, हैलोजन परमाणु से जितना ज्यादा दूर होगा एल्किल वो ज्यादा देगा SN2। तो देखिए यहाँ Br से अगले ही कार्बन पर CH3 लगा है, एल्किल लगा है, यहाँ Br से एक कार्बन को छोड़कर लगा है CH3, माने इसमें ज्यादा दूर है एल्किल, तो ये SN2 ज्यादा देगा इससे, तो इसका मतलब थर्ड आएगा, इसके बाद फोर्थ आएगा, और सबसे ज्यादा तो फर्स्ट वाला ही दे रहा है, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला है, डिग्री 1 है, 1 डिग्री के तो देते ही है। तो यहाँ लिख लेंगे SN2 अभिक्रिया का बढ़ता क्रम। तो इस टाइप से ये आपकी NCERT एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सोल्व कर दिया है, आपको समझ आ गया होगा। अगर डिग्री अलग अलग है तो बहुत इजी है, 3 डिग्री के सबसे कम देते हैं SN2, 2 डिग्री उससे ज्यादा और 1 डिग्री के सबसे ज्यादा। और अगर डिग्री सेम हो तो सीधी श्रृंखला में 1 डिग्री है तो वो सबसे ज्यादा ही देगा, जो ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला है वो सबसे कम देगा, और जिनमें टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला सेम है तो उनमें हेलोजन से जितना दूर एल्किल होगा वो SN2 ज्यादा देगा, जिसमें नजदीक होगा वो कम देगा। तो उन्होंने ऐसे डिसाइड कर लिया। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। SN1 SN2 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में है। SN2 जो अभिक्रिया हमारा चल रहा है टॉपिक, उसके बेस पर कुछ और क्वेश्चन मैंने आपकी NCERT एक्सरसाइज से लिखे हैं, जो कि है SN2 अभिक्रिया कौन अधिक तीव्र देगा, कौन फास्ट देगा SN2 रिएक्शन। तो देखिए ये है और इसमें बताना है, तो डिग्री लिख लेंगे इसकी। तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए 1 डिग्री हुआ। यहाँ बात करें तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 2 डिग्री हुआ। तो मैंने अभी आपको ट्रिक में बताया कि SN2 कौन फास्ट देते हैं, 1 डिग्री वाले, क्योंकि वहाँ 2 मैक्सिमम नंबर है तो कम डिग्री वाला देगा। तो इसका मतलब ये 1 डिग्री वाला जो एल्केन हैलाइड है वो फास्ट देगा SN2 को। बात करें इसके सेकेंड पार्ट की, तो इसमें भी डिग्री लिख लीजिए। देखिए ये डिग्री 2 है क्योंकि 2 कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ पर Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री हुआ 3। तो 3 डिग्री वाले सबसे कम देते हैं, माने 2 डिग्री और 3 डिग्री में 2 डिग्री ज्यादा देते हैं, तो ये फास्ट देगा SN2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें भी डिग्री लिख लीजिए। ये 1 डिग्री है क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ भी Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो ये भी डिग्री 1 हुआ। तो इस बार डिग्री सेम है, और डिग्री सेम होगी तो फिर आप ये चेक करेंगे कि टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला किसमें दूर है। तो Br से यहाँ ज्यादा दूर है, या वैसे ऐसे डिसीजन ले। हाँ देखिए दोनों टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला वाले हैं, ये भी बता दूं, ये भी टेढ़ी श्रृंखला है, ये भी टेढ़ी श्रृंखला है। तो हम ये चेक करेंगे कि हैलोजन से किसमें ज्यादा दूर एल्किल है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, यहाँ 1 2 दूसरे कार्बन पर है, तो इसमें ज्यादा दूर है, तो ज्यादा दूर वाला SN2 फास्ट देगा। और अगर किसी वजह से ऐसा होता कि इसमें टेढ़ी श्रृंखला है उसमें टेढ़ी श्रृंखला नहीं होती, दोनों की डिग्री 1 होती, वो स्ट्रेट चैन होता, ये टेढ़ी श्रृंखला होती, तो फिर SN2 ये फास्ट देता। अब दोनों में टेढ़ी श्रृंखला है, डिग्री सेम है, तो ऐसे चेक करेंगे हैलोजन से जिसमें ज्यादा दूर एल्किल होगा वो SN2 फास्ट देगा। तो इसके तीनों पार्ट आपके सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है SN1 कौन तीव्रता से देगा, कौन SN1 फास्ट देगा। तो इसमें और इसमें बताना है। तो ये डॉट लाइन स्ट्रक्चर लिखे हैं जो मैंने IPSC वाले लेक्चर में आपको समझाए हैं। तो पहले हम डॉट लाइन स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए कार्बन है, इस कार्बन से ये Cl लगा है, इधर कार्बन लगा है, नीचे कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है। बैलेंसिंग कंप्लीट करें, CH3 4 हो गई, CH3 ये CH3। इसको देखिए ये कैसे, देखिए बात अगर हम अगले क्वेश्चन की करें जिसमें है SN1 कौन फास्ट देगा। तो SN1 के लिए देखिए इस बार यहाँ पर डॉट लाइन स्ट्रक्चर दिए हैं। तो इन डॉट लाइन स्ट्रक्चर से हम पहले क्या बनाएंगे, बिंदु रेखा सूत्र इनको बोलते हैं। इनसे हम सामान्य संरचनाएं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जहां पर डॉट है वहां कार्बन है और एंड पर भी कार्बन है। यदि कुछ नहीं लिखा, इधर कार्बन हुआ, इधर कार्बन हुआ, नीचे कार्बन हुआ, ऊपर Cl। इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करें तो 1 और 3 4, ये 4 है ऑलरेडी, ये 3 और 1 4, और ये 3 और 1 4। वह इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ से देखिए कार्बन, यहाँ है तो कार्बन, ये कार्बन, ऊपर Cl और ये सामने कार्बन। बैलेंसिंग कंप्लीट कीजिए, CH3 CH2 3 और 1 4, और ये हो गया 3 और 1 4। इसका डिग्री कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए 3 डिग्री।
Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसलिए 2 डिग्री। तो अब की बार SN1 बताना है कौन फास्ट देगा। तो 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 जो फास्ट देगा वो 3 डिग्री वाला देगा, क्योंकि ये 1 है तो इसका अपोजिट मैक्सिमम कौन डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, तो 3 डिग्री SN1 फास्ट देंगे। ठीक है ना, SN1 के लिए पूछा है। इसका सेकंड पार्ट देखिए वहां लिखा है, इसकी भी डॉट लाइन स्ट्रक्चर माने बिंदु रेखा सूत्र है। इसको हम सामान्य स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कैसे बनेगा। यहां से कार्बन स्टार्ट करते हैं, ये देखिए कार्बन, यहाँ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऊपर Cl और ये सामने कार्बन। बैलेंस से कंप्लीट करें तो CH3, CH2, 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 ये CH और ये CH3। यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर बनाए तो मैं अथवा लिख के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए नीचे वहां जगह थोड़ा कम हो रहा है। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और यहाँ पर सीधे Cl लगा है। बैलेंस से कंप्लीट करें CH3, CH2, 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 Cl। इसको देखें, अब इनकी डिग्री लिख लेते हैं दोनों की। तो देखिए वहां पर Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो 2 डिग्री है। Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो डिग्रियों में अंतर है। SN1 के लिए क्वेश्चन पूछा है तो SN1 2 डिग्री ज्यादा देंगे, क्योंकि ये 1 है और SN1 है तो वो तो सेम वाले तो कम ही देते हैं, तो इससे ज्यादा वाले देंगे। तो ज्यादा में कौन है, 1 डिग्री 2 डिग्री में 2 डिग्री ज्यादा है, तो 2 डिग्री वाले ज्यादा देंगे, माने ये SN1 फास्ट देगा। तो इस प्रकार से SN1 और SN2 को लेकर मैंने आज आपको पूरा का पूरा SN अभिक्रियाएं माने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेह, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, उनके प्रकार, उनमें अंतर बहुत अच्छे उदाहरण के साथ और आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को मैंने यहीं पर सोल्व करा दिया है। कोई और क्वेश्चन बचा होगा तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हम सोल्व करेंगे तब कर लेंगे। इसके बाद देखिए छोटे छोटे टॉपिक जैसे कायरल, अकायरल, रेटिनेशन, रिटेंशन जिसे आप कह रहे हैं, रिटेंशन, धारण, इन्वर्जन, प्रतिलोमन जो आया था, रेसेमिक मिश्रण, इन सब टॉपिकों को मैं आपके लिए थ्योरी वाइज लिख देता हूं और एक बार उनको समझने की कोशिश करते हैं और फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए इस लेक्चर के लास्ट में हम बात करते हैं कुछ छोटे टॉपिक्स की। उनमें से है एक टॉपिक कायरलता, जिसे हम कायरलिटी बोलते हैं। देखिए कायरलता जो है एक गुण है। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है, या आप ऐसे समझिए इसे कि ऐसे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, ये हथेली है, इसका अगर मैं दर्पण में प्रतिबिंब देखूं, माने कोई दर्पण में प्रतिबिंब देखूं तो ये प्राप्त होगा दूसरी हथेली। भाई इसका जो दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब देखें, अगर हम इस हथेली को दर्पण में देखें तो वो जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो इस टाइप का दिखाई देगा। तो अगर इन्हें ऐसे रखें तो इसे बोलते हैं आरोपित करना। अंगूठे के नीचे अंगूठा आ रहा है, सेम उंगली के नीचे वही उंगली आ रही है, ये आरोपित तो हो जाते हैं दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित का मतलब होता है उसे पलट के ऐसे रखना। अब जब हमने पलट के रखा तो देखेंगे आप अंगूठे के नीचे अंगूठा नहीं आ रहा है, या सेम उंगली के नीचे नहीं आ रही है। तो जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो कभी भी अध्यारोपित नहीं होते। अगर हो रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं, आप किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके ऐसे अध्यारोपित करने पर अंगूठे के नीचे अगर अंगूठा आ रहा है तो फिर आप पृथ्वी के तो निवासी नहीं हैं, आप किसी दूसरे ग्रह के निवासी हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी ऐसे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते उन्हें हम कायरल यौगिक कहते हैं और उनके इस गुण को कायरलता कहते हैं। तो आप देखिए ये यहां पर लिखा है, वे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, माने ऐसे यौगिक जो दर्पण में देखे जाने पर उनका जो प्रतिबिंब मिलेगा उसके साथ अध्यारोपित नहीं होते, कायरल यौगिक कहलाते हैं। और उनका ये जो गुण है वो कायरलता माने कायरलिटी कहलाती है। तो वो कायरल कंपाउंड है और उनका ये जो गुण है अध्यारोपित न होने का, वो कायरलिटी कहलाता है। अब इनमें ऐसा क्यों होता है उसके लिए 2 बातें हैं। क्या? इन यौगिकों में असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है, एसाइमेट्रिक कार्बन। ये क्या चीज होती है? तो इस कंपाउंड को देखते हैं, ये लैक्टिक अम्ल है। इसमें देखिए ये जो कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयुक्ताएं, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो जिसकी चारों संयुक्ताएं अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह द्वारा, देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु लगा है जबकि ये परमाणु समूह है, ये परमाणु समूह है, ये परमाणु समूह, माने एक से ज्यादा परमाणु होते हैं तो उसको परमाणु समूह बोल देते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयुक्ताएं भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणु समूह द्वारा पूरी होती हैं उसे हम एसाइमेट्रिक कार्बन एटम, असममित कार्बन परमाणु कहते हैं।
देखिए इसकी चारों संयुक्ता में इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर CH3 लगा है, इधर OH लगा है, इधर COOH लगा है। तो ये असममित कार्बन परमाणु है, असाइमेट्रिक कार्बन है, इसलिए इसको स्टार लगाकर प्रदर्शित कर रहा है। इसमें भी देख, अब इसने क्या काम किया, अब इसको हमने दर्पण लगा दिया, तो दर्पण के द्वारा जब इसकी इमेज देखी, जो प्रतिबिंब मिला वो ये मिला, माने CH3 की जगह लगा मिला, COOH की जगह, H इसमें बाईं ओर लगा है, उसमें दाईं ओर लग गया, इसमें OH दाईं ओर लगा है, उसमें बाईं ओर लग गया। तो जैसे हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो सर की जगह रहता है, पैर की जगह रहते हैं, लेकिन दायां हाथ बायां और बायां हाथ दायां हो जाता है। तो देखिए ये भी असममित कार्बन परमाणु है, इसमें चारों संयुक्ताएं भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणु समूह द्वारा पूरी हो रही है। इसका दर्पण प्रतिबिंब ये हो गया। अब इसको उठाकर अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो H के नीचे OH आएगा और OH के नीचे H आएगा। CH3 और CH3 ऊपर नीचे सेम आ जाएंगे, CH3 के नीचे CH3, COOH के नीचे COOH, लेकिन H के नीचे OH और OH के नीचे H आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इस पर अध्यारोपित नहीं हुआ, सेम चीजें सेम के नीचे नहीं आई, ठीक है। जबकि इसको अगर ऐसे पलटे तो ये आरोपित हो जाएगा, उसे आरोपित होना बोलते हैं। तब H के नीचे H आएगा, OH के नीचे OH, CH3 के नीचे CH3, COOH के नीचे COOH। तो हमने लिखा है अध्यारोपित नहीं होते, माने इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो H के नीचे OH, OH के नीचे H आता है, सेम चीजें नहीं आ रही है नीचे एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हुआ, तो ये कायरल यौगिक है, कायरल कंपाउंड है, ये भी एक कायरल कंपाउंड है। तो इन्हें हम कायरल कंपाउंड बोल रहे हैं क्योंकि इनमें असममित कार्बन परमाणु है, साइमेट्रिक कार्बन एटम है, और उनका ये गुण कायरलिटी कहलाता है, कायरलता कहलाता है। तो एक बात तो ये हुई कि इनमें असममित कार्बन परमाणु होता है। दूसरा बात ये होती है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को, अगर इनके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाए तो ये दक्षिण मतलब उसको दाईं ओर घुमा देते हैं या बाईं ओर घुमा देते हैं। माने घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त जिसे कहते हैं, या घड़ी की विपरीत दिशा जिसे एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा कहते हैं, ऐसे घुमा देते हैं जो कायरल कंपाउंड होते हैं। जो कायरल कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुव प्रकाश को दाईं ओर घुमा देंगे, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, उनको हम डेक्स्ट्रो-रोटेटरी बोलते हैं, हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। उन्हें डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, चूंकि ये लैक्टिक अम्ल है तो इसे बोलेंगे डी लैक्टिक अम्ल, क्योंकि ये समतल प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है। ऐसे कायरल कंपाउंड, ऐसे कायरल यौगिक जो समतल ध्रुव प्रकाश को बाईं ओर, घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, उनको लीवो रोटेटरी, हिंदी में वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, एल या नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। तो है तो ये भी लैक्टिक अम्ल, लेकिन इसको बोलेंगे एल लैक्टिक एसिड। ठीक, ये लिखा मैंने। इन यौगिकों में असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है तथा ये यौगिक समतल ध्रुव प्रकाश को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं ओर जिन्हें डी से प्रदर्शित करते हैं या बाईं ओर जिन्हें एल से प्रदर्शित करते हैं, घुमा देते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कायरलिटी, कायरलता या कायरल कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिटेल है आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जो समावयवता वाला लेक्चर है, आइसोमेरिज्म, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रकाशिक समावयवता, वहां भी इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ कंपाउंड्स आपको दे देगा, वो पूछेगा बताइए कौन कायरल कंपाउंड है, कौन अकायरल कंपाउंड है, क्योंकि इसके बाद अकायरल हेडिंग आने वाला है। तो कायरल किसको बोलेंगे, जिसमें असाइमेट्रिक कार्बन होगा। सीधा सा तरीका तो यही है पहचानने का, माने जिसकी चारों संयुक्ताएं अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह द्वारा पूरी होंगी। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। देखिए अकायरलिटी, अकायरलता जिसे कहते हैं वो ये है कि ऐसे यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु नहीं होता, जिनमें असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, आप इसको ऐसे लिख लेना, ज्यादा क्या ही टाइम लगाना है। असममित कार्बन परमाणु नहीं होता, उन्हें हम अकायरल यौगिक बोलते हैं और उनके इस गुण को अकायरलता बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहचानने में कायरल कौन हुए, जिनमें असममित कार्बन परमाणु होगा, अकायरल कौन हुए, जिनमें असाइमेट्रिक कार्बन एटम असममित कार्बन परमाणु नहीं होता, उन्हें अकायरल यौगिक बोलते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उनको लिख देता हूं और इनके आधार पर पहले हम पहचानते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, उसके बाद हम कुछ और टॉपिकों की बात करेंगे। तो देखिए कायरल अकायरल पर ये क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैंने लिखा है। कायरल व अकायरल यौगिक पहचानिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कायरल कंपाउंड है, कौन अकायरल कंपाउंड है। कायरल में असाइमेट्रिक कार्बन एटम होगा, सीधी सी बात तो ये है, असममित कार्बन परमाणु होगा, अर्थात जिसकी चारों संयुक्ताएं अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से कंप्लीट हो रही होंगी, डिफरेंट एटम और ग्रुप एटम से कंप्लीट हो रही होंगी। जबकि अकायरल में जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम से कंप्लीट होगी। देखिए पहले पार्ट को देखते हैं, तो ये यहाँ पर कार्बन है,
ये मैंने आपको पहले ही बताया अभी, ये जो है ये वेज बॉन्ड है, मींस जो डार्क कलर से होता है इसका मतलब ये सामने बाहर को लगा होता है, हमारे नजदीक होता है। जो डैश से होता है, डैश बॉन्ड जो होता है वो बिल्कुल पीछे लगा होता है, हमसे दूर होता है। और ये H है, ये OH है, बाकी होते तो सिंगल बॉन्ड ही। तो देखिए यहाँ जो कार्बन है वो इधर लगा है H, इधर लगा है CH3, इधर लगा है Br, इधर लगा OH। माने इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से कंप्लीट हो रही है, ग्रुप ऑफ एटम से। इसका मतलब ये असाइमेट्रिक कार्बन है, असममित कार्बन परमाणु में स्टार बना देता हूं और इसे हम कायरल बोलेंगे। ये कायरल हो गया। बात करें यहां पर इसकी, तो इस कार्बन के देखिए इधर H लगा है, इधर Br लगा है और इधर भी Br लगा है, तो दोनों तरफ Br सेम चीज आ गई। तो इसका मतलब ये असाइमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, असममित कार्बन नहीं है, इसलिए कैसा कम यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, अकायरल होगा। तो ये अकायरल यौगिक है। बात इसके सेकंड पार्ट की करें तो देखिए यहाँ पर कार्बन लगा है, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर CH3 लगा है, इधर OH लगा है। और इसे CH3 में सोचना, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन है तो CH2 होगा, यहाँ भी एक कार्बन है CH2 होगा, तो CH2 CH2 CH3 है, 3 कार्बन की चीज है। इधर CH3 है, तो ये भी एक स्ट्राइक असाइमेट्रिक कार्बन है, यानी असममित कार्बन परमाणु है। और जिसमें असममित कार्बन परमाणु होता है वो कायरल यौगिक होता है। बात अगर इस कार्बन की करें तो इधर देखिए ये कार्बन है, CH2 हो गया, वैलेंसी कंप्लीट करनी, ये CH3, तो ये CH2 CH3, इधर भी देखिए CH2 CH3, तो दिखने में भी लग रहा ये और ये चीज सेम है। तो ये असाइमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम चीजें लग गई हैं, तो इसलिए अकायरल होगा। तो ये कायरल है, ये कायरल है। इस प्रकार से आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अगर होंगे तो उनको मैं सोल्व आपको कराऊंगा ही। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद 2-3 छोटे हेडिंग जो कि मैंने आपको एसन रिएक्शन में पढ़ाए थे, धारण, प्रतिलोमन और रैसमिक मिश्रण, रिटेंशन, इन्वर्जन और रैसमिक मिक्सचर, उसकी बात करते हैं। तो देखिए कायरल और अकायरल टॉपिक के बाद और कुछ छोटे टॉपिक जो कि एसन अभिक्रिया में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में इनका जिक्र हो चुका था, उनको मैं केवल थ्योरी लिखने की वजह से दोबारा से समझा दे रहा हूं आपको। पहला है धारण, जिसे हम रिटेंशन बोलते हैं। देखिए होता क्या है, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। सपोज कीजिए ये कोई कंपाउंड है, R डैश से हमने लगाया R डैश, और इस टाइप से ये वेज बॉन्ड से लगा दिया हमने R डबल डैश। ट्रिपल एल्किल, एक एल्किल, दूसरा एल्किल, तीसरा एल्किल, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एल्किल हैं। और ये हैलाइड, मींस ये 3 डिग्री का हैलोल्केन है। इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं किसी नाभिक, इसने ये विकर्मक इस पर अटैक कर रहा है। तो सपोज कीजिए अटैक करने के बाद ये जो OH है इसी Br की जगह लगी, क्योंकि अब मैं मैकेनिज्म के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ रहा, वो मैंने आपको SN1 अभिक्रिया में समझा दिया कैसे अटैक होता है, क्यों, कहां लगता है। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया रूपांतरण हुआ तो उसके बाद कुछ ऐसा बना, ये और Br माइनस ये बाहर है। माने ये कोई रासायनिक अभिक्रिया रूपांतरण हुआ, कैसे हुआ वो मैंने आपको एसन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में बताया है। तो आप देखिए जो प्रोडक्ट बना है, इसके जो आबंधों की व्यवस्था है, त्रिविमीय व्यवस्था। त्रिविमीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एल्किल तो चलिए यहां लगा है, लेकिन इस डैश का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ठीक पीछे लगा है। और इस बेस बॉन्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल सामने को लगा है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि उभार आएगा आगे को भी और पीछे को भी। तो त्रिविमीय व्यवस्था जो आबंधों की है, रासायनिक अभिक्रिया और रूपांतरण के दौरान नहीं बदली है। जहां Br था बस वहां OH आ गया, वो तो आना ही है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कुछ ना कुछ तो उत्पाद बनेगा, लेकिन जो आबंध जो जहां लगे थे वो वहीं के वहीं लगे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि इसने अपना जो आबंधों का व्यवस्था थी उसको बनाए रखा, धारण किए रखा, तो इसलिए इस गुण को धारण बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। तो देखिए यहीं पर ये डेफिनेशन में लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया माने एसन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के समय यदि असममित कार्बन परमाणु युक्त, इसमें असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए, मींस आप देखेंगे यहाँ 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 और यहाँ चारों संयुक्ता इसकी अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से ही कंप्लीट हो रही है। तो असममित कार्बन परमाणु युक्त अगर कोई यौगिक रासायनिक अभिक्रिया रूपांतरण के दौरान अपने आबंधों की त्रिविमीय व्यवस्था को बनाए रखे, भाई Br की जगह तो OH आना है, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो आप जो जहां था वैसा का वैसा रहे, तब इसे हम धारण कहते हैं, गुण को रिटेंशन बोलते हैं। तो ये लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया माने एसन के समय यदि असममित कार्बन परमाणु युक्त
यौगिक में आवंदों की त्रिविमीय व्यवस्था, जो आवंदों का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट था वो बना का बना रहता है, तब इस गुण को रिटेंशन, धारण कहते हैं। ये लिखा है। अब इसका उल्टा है प्रतिलोमन, जिसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। इसी एग्जांपल को नोट कर लेता हूं मैं फिर से। ये R हुआ, ये R डैश हुआ, और ये आपका R डबल डैश हुआ, ये यहां पर Br लगा है। अब नाभिक इसने ही विकर्मक ने अटैक किया, और कुछ इस टाइप का हो जाए कि OH जो है भाई Br की जगह लगना है, लेकिन ये Br की जगह तो लगा, लेकिन बॉन्ड की जो अरेंजमेंट है वो भी बदल गई। माने OH ऐसे लगा, ये R, ये R डैश, और ये आपका डिफरेंट एल्किल माने R डबल डैश। तो एसाइमेट्रिक कार्बन तो ये भी है, क्योंकि मैंने देखिए वही नोट करके लिखा है। इसकी संयोजकता भी चारों अलग अलग चीजों से पूरी हो रही है। अब की बार जब प्रतिस्थापन हुआ, मतलब अब की बार जब रिएक्शन हुआ, तो Br की जगह OH आया, क्योंकि ये तीनों के तीनों वैसे लगे हैं, तो Br की जगह OH हुआ है क्योंकि प्रतिस्थापन हो रहा है। लेकिन इस बार ये चीजें इधर हो गई हैं, ये चीज इधर हो गई है, OH इधर लगा है। माने जो त्रिविमीय व्यवस्था थी आवंदों की, जो बॉन्ड का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट था, आवंदों की जो त्रिविमीय व्यवस्था थी, त्रिविमीय फिर वही कह रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल पीछे लगा है, सामने को लगा है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल बदल गया है। ये चीजें उधर हो गई हैं और ये चीज इधर हो गई है, तब इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, प्रतिलोमन। तो लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया माने ऐसन के समय यदि असममित कार्बन परमाणु युक्त असाइमेट्रिक कार्बन है में आवंदों की त्रिविमीय व्यवस्था, जो बॉन्ड की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट थी, वो बदल जाए, तब उस गुण को हम प्रतिलोमन माने इन्वर्जन बोलते हैं। ये एग्जांपल लिखा है। तो ये रिटेंशन का एग्जांपल है, ये इन्वर्जन का एग्जांपल है। इन दोनों के लिए मैंने आपको कहा था, देखिए 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री का हेलोएल्केन है, तो जाहिर सी बात है SN1 रिएक्शन ज्यादा देगा। और SN1 में ही मैंने कहा था कि 50% धारण वाला बनता है, रिटेंशन बनता है, और 50% इन्वर्जन माने प्रतिलोमन वाला बनता है। अगर ये रिटेंशन वाला और इन्वर्जन वाला माने धारण वाला और प्रतिलोमन वाला 50-50% के रेशियो में बनता है, तो उस रेशियो को बराबर रेशियो में बने उस मिक्सचर को, मिश्रण को रैसमिक मिश्रण बोलते हैं, जो कि हमारा इससे अगला टॉपिक है। उसको मैं केवल थ्योरी में लिखना बाकी है। माने 50% ये, 50% ये, इनको अगर आपस में मिलाकर जो मिक्सचर हमें मिलता है उसे हम रैसमिक मिश्रण बोलते हैं। चलिए लिखने ही क्या है, मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप खुद से लिख लेना इस लैंग्वेज को। हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएगा रैसमिक मिश्रण। तो रैसमिक मिश्रण क्या होता है, 50% धारण वाला, धारण गुण रखने वाला कार्बनिक यौगिक और 85% प्रतिलोमन वाला कार्बनिक यौगिक, उनके इस अनुपात के मिश्रण को रैसमिक मिश्रण बोलते हैं। SN1 रिएक्शन में प्रतिलोमन और धारण दोनों टाइप का 50-50% में हमें उत्पाद मिलता है, माने रैसमिक मिश्रण बनता है। SN2 में केवल प्रतिलोमन बनता है। तो ये यहां पर इन दोनों टॉपिकों के बाद रैसमिक मिश्रण वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हमने हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर को पूरी तरह से, जो चैप्टर है उसको फिनिश कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज से पहले मैं आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है उनको बताऊं, तो अगला लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस लेक्चर में मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। तो आप इस चैनल पर जो जब ये वीडियो आएगा, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, कॉपी पर नोट कीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपकी एनसीईआरटी में है वो मैंने करा भी दिए हैं, लेकिन अगर आपको और भी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है एसएन में मैंने एरोमेटिक वाले क्वेश्चन में SN1 SN2 कौन देगा वो नहीं कराए हैं शायद, तो वो मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में करा ही दूंगा। तो आप इसको ठीक से पढ़ने लिखने के बाद, समझने के बाद, इसके अकॉर्डिंग इनको तो तैयार करना है, साथ में इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहते हैं उनको करके देखिए, नहीं होते हैं तो मेरे से मालूम करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलोएल्केन हेलोएरीन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसमें कन्वर्जन वाले क्वेश्चन पहले सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध लेक्चर को पढ़ते रहिए। कोई कमेंट, कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताते रहिए।